नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग स्क्रू थ्रेड पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें 60 से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे और हिंदी में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी स्क्रू थ्रेड की लीड की गणना के लिए कौन सा सूत्र होता है? ऑप्शन है पिच गुणे स्टार्टों की संख्या, पिच गुणे गहराई, 3 गुणे पिच, गहराई गुणे स्टार्टों की संख्या। तो स्क्रू थ्रेड की लीड की गणना करने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं पिच गुणे स्टार्टों की संख्या। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। स्क्रू थ्रेड की लीड की गणना करने का फार्मूला होता है पिच गुणे स्टार्टों की संख्या। दूसरा क्वेश्चन है, बाहरी चूड़ियों का पिच डायामीटर चेक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन है नट, थ्रेड रिंग गेज, स्क्रू पिच गेज, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो बाहरी चूड़ियों का पिच डायामीटर चेक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तीसरा क्वेश्चन है, लीड और पिच बराबर होते हैं। ऑप्शन है किसी भी पार्ट की चूड़ियों में, डबल स्टार्ट चूड़ियों में, ट्रिपल स्टार्ट चूड़ियों में, सिंगल स्टार्ट चूड़ियों में। तो लीड और पिच जो बराबर होते हैं वो होते हैं सिंगल स्टार्ट चूड़ियों में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगल स्टार्ट चूड़ियों में लीड और पिच बराबर होते हैं। चौथा क्वेश्चन है, किसी सिलेंडर की अंदरूनी या बाहरी सरफेस पर यूनिफॉर्म सेक्शन और हेलिक्स एंगल में बने हुए रिज को क्या कहते हैं? ऑप्शन है फास्टनर्स, स्क्रू थ्रेड, चाबी, नट। तो किसी सिलेंडर की अंदरूनी या बाहरी सरफेस पर जो यूनिफॉर्म सेक्शन और हेलिक्स एंगल में बने हुए रिज होते हैं उससे हम लोग बोलते हैं स्क्रू थ्रेड। इसका बी ऑप्शन सही होगा, स्क्रू थ्रेड। अगला क्वेश्चन है पांचवा, निम्न में से ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड का कोण क्या है? तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड का कोण क्या है? ये होता है 55 डिग्री। ब्रिटिश स्टैंडर्ड करके जितना भी आएगा कोण उसका ज़्यादातर 55 डिग्री ही होता है। 60 डिग्री होता है अमेरिकन नेशन सिस्टम थ्रेड का, अमेरिकन नेशन सिस्टम थ्रेड का 60 डिग्री। 29 डिग्री होता है एक्मीड थ्रेड और होता है वर्म थ्रेड का 29 डिग्री। 55 डिग्री होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड का, और एक होता है मीट्रिक थ्रेड का भी 55 डिग्री। और यह है 47.5 डिग्री जो है ये होता है ब्रिटिश एसोसिएशन का। छठा क्वेश्चन है, चूड़ियाँ निम्न में से किस स्टार्ट की पाई जाती हैं? ऑप्शन है सिंगल स्टार्ट थ्रेड, डबल स्टार्ट थ्रेड, सी है मल्टी स्टार्टर थ्रेड, डी है उपरोक्त सभी। तो चूड़ियाँ जो होती हैं वो सिंगल स्टार्टर भी होती हैं, डबल स्टार्टर भी होती हैं और मल्टी स्टार्टर भी होती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 का डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। सातवां क्वेश्चन है, स्क्रू थ्रेड की दोनों साइडें ऊपर के जिस पॉइंट पर मिलती हैं वह पॉइंट क्या कहलाता है? ऑप्शन है पॉइंट, रूट, क्रेस्ट, इनमें से कोई नहीं। तो स्क्रू थ्रेड की दोनों साइडें ऊपर के जिस पॉइंट पर मिलती हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रेस्ट। जहाँ पर स्क्रू थ्रेड की दोनों साइडें ऊपर के जिस पॉइंट पर मिलती हैं उसे हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं। आठवां क्वेश्चन है, किसके एक सिरे पर हेड तथा दूसरे सिरे पर चूड़ियाँ बनी होती हैं? ऑप्शन है चाबी, बोल्ट, नट, वाशर। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बोल्ट। बोल्ट के एक सिरे पर हेड तथा दूसरे सिरे पर चूड़ियाँ बनी होती हैं। नौवां क्वेश्चन है, एक गोल आकार का पीस क्या कहलाता है जिसके दोनों सिरों पर चूड़ियाँ कटी होती हैं तथा बीच का भाग प्लेन रखा जाता है? जिसे बोलते हैं स्टड। स्टड एक गोलाकार पीस है जिसके दोनों सिरों पर चूड़ियाँ कटी होती हैं और बीच का भाग प्लेन रहता है। 10वां क्वेश्चन है, किसमें हेड नहीं होता है? ऑप्शन है स्टड, स्क्रू, बोल्ट। तो स्टड में हेड नहीं होता है, इसका ये ऑप्शन सही है, 10 का ए, स्टड। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से प्लेन वाशर का कार्य है? ऑप्शन है नट को उचित सपोर्ट देना, फोर्स को अधिक क्षेत्र में विभाजित करना, जाप को अच्छा प्रदर्शित करना, बड़े होल को क्लियरेंस को कवर करना।
तो प्लेन वाशर का कार्य होता है फोर्स को अधिक मात्रा में विभाजित करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, फोर्स को अधिक मात्रा में विभाजित करना, यही होता है प्लेन वाशर का काम। 12 नंबर क्वेश्चन है, लॉक वाशर निम्न में से किस कारण के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है नट को लॉक करने के लिए, फोर्स को अधिक क्षेत्र में विभाजित करने के लिए, जॉब को अच्छा प्रदर्शित करने के लिए, नट को अच्छी सपोर्ट देने के लिए। तो लॉक वाशर प्रयोग किया जाता है किस कारण के लिए? नट को लॉक करने के लिए किया जाता है। नट को लॉक करने के लिए लॉक वाशर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए 12 का ए ऑप्शन सही होगा। नट को लॉक करने के लिए लॉक वाशर का प्रयोग करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर स्प्रिंग वाशर का प्रयोग किया जाता है? निम्न में से किस स्थान पर स्प्रिंग वाशर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है नट को खराब होने से बचाने के लिए, जहां पर वाशर बार बार खराब हो रहा हो, जहां कंपनों द्वारा नट के ढीला होने की संभावना हो, जहां नट को अच्छे प्रकार से टाइट करने में कठिनाई हो। तो स्प्रिंग वाशर का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर कंपनों द्वारा नट के ढीला होने की संभावना होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, स्प्रिंग वाशर का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ कंपनों द्वारा नट के ढीला होने की संभावना होती है। 14 नंबर क्वेश्चन है, नट बोल्ट में प्रयुक्त थ्रेड होता है? ऑप्शन है वी थ्रेड, एक्मी थ्रेड, नकल थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड। तो नट बोल्ट में होता है वी थ्रेड, इसका ये ऑप्शन सही होगा, नट बोल्ट में वी थ्रेड होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक चक्कर में स्क्रू थ्रेड अक्ष के समांतर जितनी दूरी तय करती है वह दूरी क्या कहलाती है? एक चक्कर में स्क्रू थ्रेड अक्ष के समांतर जितनी दूरी करती है वह क्या कहलाती है? ऑप्शन है थ्रेड की पिच, थ्रेड की लीड, थ्रेड की गहराई, थ्रेड का व्यास। तो इसे हम लोग बोलते हैं थ्रेड का लीड। एक चक्कर में स्क्रू थ्रेड अक्ष के समांतर जितनी दूरी तय करता है उस दूरी की हम लोग थ्रेड की लीड बोलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, 3 स्टार्ट वाले थ्रेड का पिच ज्ञात करना है, उसके लिए लीड को कितने से भाग देंगे? तो इसके लिए भाग जो देंगे उससे हम लोग 3 से भाग देंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारणवश रफ और टूटी हुई थ्रेड बनती है? ऑप्शन है थ्रेड कटिंग टूल ब्लंट होना, होल का साइज या बोल्ट के लिए ब्लैंक का व्यास सही न होना, कटिंग टूल के फ्लूइड से में चिप्स भरना, उपरोक्त सभी। तो जो होती है ये रफ और टूटी हुई थ्रेड जो बनती है वो बनती है थ्रेड कटिंग टूल ब्लंट होने से भी बनती है, होल का साइज या बोल्ट के ब्लैंक का व्यास सही न होने से भी होता है, और कटिंग टूल के फ्लूइड्स में चिप्स भरने से भी होता है, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। 18 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रू थ्रेड पर एक पॉइंट और उसी के अनुरूप अगली थ्रेड पर पॉइंट के बीच अक्ष के समांतर दूरी क्या कहलाता है? ऑप्शन है थ्रेड का अक्ष, थ्रेड की गहराई, थ्रेड का पिच, थ्रेड की लीड। यह कहलाता है थ्रेड की पिच। इसका सी ऑप्शन सही है कि स्क्रू थ्रेड पर एक पॉइंट और उसी के अनुरूप अगली थ्रेड पर पॉइंट के बीच की दूरी जो समांतर दूरी होती है वो थ्रेड की पिच कहलाती है। 19 नंबर क्वेश्चन है, सिंगल स्टार्ट थ्रेड में क्या होता है? ऑप्शन है लीड और पिच बराबर होते हैं, ये तो पहले ही क्वेश्चन आया था, तो इसका लीड और पिच बराबर होते हैं, ये सही ऑप्शन है। 20 नंबर क्वेश्चन है, थ्रेडेड असेंबली में मेल और फीमेल थ्रेडों के बीच संपर्क स्थल को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पिच, फ्लैंक्स, क्रेस्ट, रूट्स। तो थ्रेडेड असेंबली में मेल और फीमेल थ्रेडों के बीच के संपर्क स्थल को हम लोग बोलते हैं फ्लैंक्स। इसका बी ऑप्शन सही है, फ्लैंक्स। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसके आधार पर नट की डायमेंशनें व्यक्त की जाती हैं? ऑप्शन है बोल्ट का हेड, बोल्ट का नॉमिनल डायामीटर, बोल्ट का कोर डायामीटर, बोल्ट का पिच डायामीटर। तो हम लोग नट के डायमेंशन व्यक्त करते हैं वो किस आधार पर करते हैं? वो है बोल्ट का नॉमिनल डायामीटर, इसका बी ऑप्शन सही होगा। बोल्ट के नॉमिनल डायमीटर के आधार पर नट की डायमेंशन व्यक्त की जाती है। 22 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा किसी सिलेंड्रिकल सरफेस पर स्क्रू थ्रेड बनाई जाती है?
ऑप्शन है हेलिकल ग्रूव काटकर, वी ग्रूव काटकर, स्क्वायर ग्रूव काटकर, हाफ राउंड ग्रूव काटकर। तो हेलिकल ग्रूव काटकर किसी सिलेंडर सरफेस पर स्क्रू थ्रेड बनाई जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, हेलिकल ग्रूव काटकर। 23 नंबर क्वेश्चन है, परमानेंट फास्टनिंग का उदाहरण है, कौन सा है? स्क्रू फास्टनिंग, बोल्ट और नट द्वारा फास्टनिंग, ब्रेजिंग, वेल्डिंग। तो परमानेंट फास्टनिंग का उदाहरण है वो है वेल्डिंग। वेल्डिंग परमानेंट फास्टनिंग होती है, इसका डी ऑप्शन सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, रिवेट और निम्न में से किसके व्यास द्वारा दर्शाया जाता है? रिवेट को निम्न में से किसके व्यास द्वारा दर्शाया जाता है? ऑप्शन है हेड, टेल, शैंक, इनमें से कोई नहीं। तो रिवेट को जो दर्शाया किसके व्यास द्वारा दर्शाया जाता है वो है शैंक के व्यास से। रिवेट को शैंक के व्यास द्वारा दर्शाया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से BSF स्क्रू थ्रेड का शीर्ष कोण है? तो BSF का होता है स्क्रू थ्रेड का शीर्ष 55 डिग्री। इसका सी ऑप्शन सही है, 55 डिग्री। BSF स्क्रू थ्रेड का शीर्ष कोण होता है 55 डिग्री। 30 डिग्री होता है नकल थ्रेड का, और 45 डिग्री होता है बटरस थ्रेड, और इसके बाद 60 डिग्री होता है मीट्रिक थ्रेड, और होता है अमेरिकन नेशनल सिस्टम का 60 डिग्री। BA स्क्रू थ्रेड की गहराई कितनी होती है? तो BA स्क्रू थ्रेड की गहराई होती है 0.6 पी। इसका सी ऑप्शन सही है, 0.6 पी। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से स्क्रू थ्रेड का पिच डायमीटर क्या होगा? ऑप्शन है रॉड का नॉमिनल डायमीटर, थ्रेड के मेजर और माइनर डायमीटर के बीच काल्पनिक डायमीटर, थ्रेड का न्यूनतम डायमीटर, थ्रेड का अधिकतम डायमीटर। तो स्क्रू थ्रेड का पिच डायमीटर होता है थ्रेड के मेजर और माइनर डायमीटर के बीच की काल्पनिक डायमीटर के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, स्क्रू थ्रेड का पिच डायमीटर थ्रेड के मेजर और माइनर डायमीटर के बीच काल्पनिक डायमीटर होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न प्रक्रिया द्वारा सेमी परमानेंट फास्टनर को अलग किया जा सकता है। ऑप्शन है हल्का गर्म करके अलग किया जा सकता, आसानी से अलग किया जा सकता है, आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है, किसी भी साधन से अलग नहीं किया जा सकता। तो जो सेमी परमानेंट फास्टनर होता है उसे अलग करने के लिए हम लोग हल्का गर्म करके उसे अलग कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, हल्का गर्म करके अलग किया जा सकता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कार्य के लिए BSF थ्रेड का प्रयोग करते हैं। BSF थ्रेड का प्रयोग किस लिए करते हैं? ऑप्शन है साधारण बोल्टों व नटों के लिए, बिजली के सामानों के लिए, थ्रेड के लीड स्क्रू के लिए, वॉइस के स्पिंडल के लिए। तो BSF थ्रेड का प्रयोग करते हैं हम लोग बिजली के सामानों के लिए। इसका बी ऑप्शन सही है, बिजली के सामानों के लिए BSF थ्रेड का प्रयोग करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, मैकेनिकल जैक पर थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। मैकेनिकल जैक पर जो थ्रेड होता है वो होता है स्क्वायर थ्रेड। इसका बी ऑप्शन सही है, स्क्वायर थ्रेड। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा एक एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड का प्रत्यक्षतः क्या नहीं मापा जा सकता है? तो वो नहीं मापा जा सकने वाला रहता है वो है पिच डायमीटर। पिच डायमीटर को हम लोग नहीं माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस फास्टनिंग विधि में धातु पिघलती है? धातु जो पिघलती है वो पिघलती है वेल्डिंग में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, वेल्डिंग। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण से नटों के नीचे स्प्रिंग वाशरों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है बोल्ट को खराब होने से बचाने के लिए, नट को खराब होने से बचाने के लिए, जाप को खराब होने से बचाने के लिए, कंपन के कारण नटों के ढीला होने से बचाने के लिए। तो नटों के नीचे स्प्रिंग जो हम लोग स्प्रिंग वाशर प्रयोग करते हैं वो करते हैं कंपन के कारण नटों के ढीला होने से बचाने के लिए। कंपन के कारण नटों के ढीला होने से बचाने के लिए नटों के नीचे स्प्रिंग वाशर का प्रयोग करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है,
निम्न में से किस कार्य से टैब वाशर का प्रयोग किया जाता है? टैब वाशर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? ऑप्शन है सेल्फ लॉकिंग के लिए, नटों की लॉकिंग के लिए, कंपन को दूर करने के लिए, फैब्रिकेशन कार्य की फास्टनिंग के लिए। टैब वाशर का प्रयोग करते हैं हम लोग नटों की लॉकिंग के लिए। इसका बी ऑप्शन सही है, नटों की लॉकिंग के लिए। 35 नंबर क्वेश्चन है, थ्रेडेड असेंबली में मेल तथा फीमेल थ्रेडों के बीच के संपर्क को क्या कहा जाता है? तो थ्रेडेड असेंबली में मेल तथा फीमेल थ्रेडों के बीच के संपर्क दूरी को हम लोग बोलते हैं नटों रिवेटिंग के बाद दो सीटों के बीच गैप किस दोष के कारण दिखाई देता है? रिवेटिंग के बाद दो सीटों के बीच गैप किस दोष के कारण दिखाई देता है? ऑप्शन है रिवेट की कम लंबाई, ड्रिल किया हुआ सुराख ओवर साइज होना, रिवेट सेट का सही प्रयोग ना करना, डी है बी और सी दोनों। तो रिवेटिंग के बाद दो सीटों के बीच गैप जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है ड्रिल किया हुआ सुराख ओवर साइज होने के कारण और रिवेट सेट का सही प्रयोग ना होने के कारण। तो इसका डी ऑप्शन सी होगा, बी और सी दोनों। 37 नंबर क्वेश्चन है, रिवेट ज्वाइंट में धातु की क्रशिंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो रिवेटिंग ज्वाइंट में धातु की क्रशिंग के लिए जो जिम्मेदार होता है वो होता है रिवेट का व्यास बहुत अधिक होना। इसका सी ऑप्शन सही होगा, रिवेटिंग ज्वाइंट में धातु की क्रशिंग के लिए जिम्मेदार होता है रिवेट का व्यास बहुत अधिक होना। 38 नंबर क्वेश्चन है, रिवेट ज्वाइंट में धातु की स्प्लिटिंग के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन है रिवेटों की पिच बहुत अधिक होना, रिवेटों के लिए सुराखों को प्लेट की एज से बहुत नज़दीक ड्रिल करना, रिवेटों की पिच बहुत कम होना, रिवेटों के लिए सुराखों को प्लेट के एज से बहुत दूर ड्रिल करना। तो रिवेट ज्वाइंट में धातु की स्प्लिटिंग के लिए जो जिम्मेदार होता है वो होता है रिवेटों के लिए सुराखों को प्लेट के एज से बहुत नज़दीक ड्रिल करना। इसका बी ऑप्शन सही है। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कार्य के लिए बटरस थ्रेड का प्रयोग किया जाता है? तो बटरस थ्रेड जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है केवल एक दिशा में लगाए जाने वाले रजिस्टिंग फोर्स के लिए। इसका बी ऑप्शन सही होगा कि बटरस थ्रेड का प्रयोग केवल एक दिशा में लगाए जाने वाले रजिस्टिंग फोर्स के लिए किया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, सोल्डरिंग शाफ्ट के लिए उचित तापक्रम होता है। ऑप्शन है 900 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच, 1200 डिग्री सेल्सियस पर, 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 450 डिग्री सेल्सियस से कम। तो शाफ्ट सोल्डरिंग के लिए उचित तापक्रम होता है 450 डिग्री सेल्सियस से कम ताप। 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर किया जाता है ब्रीजिंग। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस तापमान पर ब्रेजिंग की जाती है? ऑप्शन है 450 से अधिक तापमान पर, 450 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर, 900 डिग्री सेल्सियस पर, 1200 डिग्री सेल्सियस पर। तो अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताए हैं कि ब्रेजिंग जो की जाती है वो की जाती है 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान पर। इसका ये ऑप्शन सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सोल्डरिंग पॉइंट की विशेषता है। सोल्डरिंग पॉइंट की क्या विशेषता है? ऑप्शन है ब्रेजिंग की अपेक्षा कमज़ोर, ब्रेजिंग की अपेक्षा स्ट्रांग, सिल्वर सोल्डरिंग की अपेक्षा स्ट्रांग, वेल्डिंग की अपेक्षा स्ट्रांग। तो सोल्डरिंग ज्वाइंट की विशेषता होती है कि ब्रेजिंग की अपेक्षा यह कमज़ोर होती है। इसका ये ऑप्शन सही है। 43 नंबर क्वेश्चन है, में हैंड वाइस में प्रयोग होने वाला नट होता है। ऑप्शन है चेक नट, विंग नट, थंब नट, हेक्सागोनल नट। तो हैंड वाइस में जो नट प्रयोग होता है वो होता है विंग नट। इसका बी ऑप्शन सही है, विंग नट। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से BIS थ्रेड की गहराई क्या है? तो BIS थ्रेड की गहराई होती है 0.6134 पी, 0.6134 पी। 45 नंबर क्वेश्चन है, लिफ्टिंग तथा साज सामान की थ्रेडेड शाफ्ट पर किस थ्रेड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है वी थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, शॉ टूथ थ्रेड, नकल थ्रेड।
तो लिफ्टिंग तथा साज सामान के थ्रेडिंग शाफ्ट पर जो थ्रेड प्रयोग की जाती है वो रहती है स्क्वायर थ्रेड। इसका बी ऑप्शन सही है, स्क्वायर थ्रेड। 46 नंबर क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग उद्योग में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला अस्थायी बंधक निम्न में से कौन सा है? तो इंजीनियरिंग उद्योगों में जो सबसे अधिक प्रयोग होने वाला अस्थायी बंधक है वो रहता है बोल्ट। इसका सी ऑप्शन सही है, बोल्ट। 47 नंबर क्वेश्चन है, मीट्रिक थ्रेड में पिच को दर्शाया जाता है। मीट्रिक थ्रेड में पिच को दर्शाया जाता है मीट्रिक थ्रेड में पिच को दर्शाया जाता है। ऑप्शन है mm, सेंटीमीटर, मीटर, फीट। तो मीट्रिक थ्रेड में पिच को दर्शाया जाता है mm से। इसका ये ऑप्शन सही है, mm। 48 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के थ्रेड का प्रयोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है एक्मी थ्रेड, नकल थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, वर्म थ्रेड। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली है वो होती है नकल थ्रेड। इसका बी ऑप्शन सही है, नकल थ्रेड। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस नट द्वारा हेक्सा फ्रेम ब्लेड को कसा जाता है? ऑप्शन है विंग, स्क्वायर, कैपस्टन, नल्ड। तो जो हेक्सा ब्लेड फ्रेम को कसा जाता है वो होता है विंग नट। इसका ये ऑप्शन सही है, विंग नट। विंग नट द्वारा हेक्सा फ्रेम ब्लेड को कसा जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से साधारणतः प्रयोग में लाए जाने वाला नट कौन सा है? तो साधारणतः जो प्रयोग में लाया जाता है वो होता है हेक्सागोनल नट। इसका ये ऑप्शन सही है, हेक्सागोनल नट। 51 नंबर क्वेश्चन है, अस्थायी जोड़ बनाने हेतु बोल्ट के स्थान पर किसका प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन है स्क्रू, नट, बोल्ट, वाशर। तो अस्थायी जोड़ बनाने हेतु बोल्ट के स्थान पर हम लोग स्क्रू का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका ये ऑप्शन सही है, स्क्रू का भी प्रयोग अस्थायी जोड़ बनाने वाले बोल्ट के स्थान पर कर सकते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, हेक्सागोनल नट को कितने कोण पर चैम्फर करते हैं? हेक्सागोनल नट को कितने कोण पर चैम्फर करते हैं? तो यह करते हैं हम लोग 30 डिग्री पर। 30 डिग्री के कोण पर हम लोग हेक्सागोनल नट को चैम्फर करते हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्क्रू में हेड नहीं होता है? ऑप्शन है कैप स्क्रू, कॉलर स्क्रू, सेट स्क्रू, शोल्डर स्क्रू। तो जिस स्क्रू में हेड नहीं होता है वो रहता है सेट स्क्रू। इसका सी ऑप्शन सही है, सेट स्क्रू। 54 नंबर क्वेश्चन है, शोल्डर स्क्रू का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो शोल्डर स्क्रू का जो प्रयोग करते हैं वो अस्थायी रूप से करते हैं। इसका बी ऑप्शन सही है, 54 का बी ऑप्शन सही है। 55 नंबर क्वेश्चन है, एक्मी थ्रेड का प्रयोग होता है कहाँ पे होता है? खराद में, बेंच वाइस में, बेडिंग मशीन में, ये सभी। एक्मी थ्रेड का जो प्रयोग होता है वो किया जाता है खराद में। 56 नंबर क्वेश्चन है, पिच डायामीटर होता है किसके बराबर होता है? ऑप्शन है चूड़ी के पिच का आधा, चूड़ी के पिच का 1/3, चूड़ी के पिच का 2/3, चूड़ी के पिच के बराबर। तो पिच डायमीटर जो होता है वो होता है चूड़ी के पिच का आधा। इसका ये ऑप्शन सही है, 56 का ये ऑप्शन सही है, चूड़ी के पिच का आधा। 57 नंबर क्वेश्चन है, एकीकृत चूड़ी दर्शाया जाता है किसमें दर्शाया जाता है? ऑप्शन है चूड़ी प्रति mm, चूड़ी प्रति इंच, चूड़ी प्रति मीटर, चूड़ी प्रति फीट। तो एकीकृत चूड़ी जो दर्शाया जाता है वो दर्शाया जाता है चूड़ी प्रति इंच में। इसका बी ऑप्शन सही है, चूड़ी प्रति इंच। 58 नंबर क्वेश्चन है, बटरस थ्रेड कितने प्रकार के होते हैं? तो बटरस थ्रेड होते हैं 2 प्रकार के। इसका बी ऑप्शन सही है, बटरस थ्रेड 2 प्रकार के होते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 59 नंबर, बटरस थ्रेड को किस
अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ब्रीच लॉक थ्रेड, एएनएस थ्रेड, बीएसपी थ्रेड, हाइड्रोलिक सीलिंग थ्रेड। तो बटरेस थ्रेड को जो दूसरा नाम है वो है ब्रिज लॉक थ्रेड। इसका ये ऑप्शन सही है, ब्रिज लॉक थ्रेड। बटरेस थ्रेड को ब्रिज लॉक थ्रेड के नाम से भी जानते हैं। 60वां क्वेश्चन है, बीएसडब्ल्यू थ्रेड का एच का मान कितना होता है? बीएसडब्ल्यू थ्रेड का एच का मान कितना होता है? तो एच का मान होता है 0.96049106 पे। इसका सी ऑप्शन सही है। 61 नंबर क्वेश्चन है, एकमी थ्रेड किस आकार का होता है? ऑप्शन है आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, समलंबाकार। तो एकमी थ्रेड होता है समलंबाकार। इसका डी ऑप्शन सही है, समलंबाकार होता है। एकमी थ्रेड समलंब के आकार का होता है। दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू।